आज एक टॉपिक क्लियर करेंगे जो है गाउस प्रमेय से कूलाम नियम की उत्पत्ति। गाउस प्रमेय से कूलाम नियम की उत्पत्ति कहने का मतलब यह है कि गाउस प्रमेय के नियम का उपयोग करके हमको कूलाम नियम की उत्पत्ति करना है। अर्थात कूलाम नियम क्या है? कूलाम नियम है, कूलाम नियम के अंतर्गत जो कूलाम बल निकलता है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 r²। ठीक है, एक Q1 एक आवेश है, एक Q2 आवेश है। यहाँ पे अगर Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के बीच अगर इनके बीच की दूरी r है तो इनके बीच कार्य करने वाले बल को कूलाम नियम से हम ज्ञात करते हैं। तो हमको कूलाम नियम की उत्पत्ति करना है गाउस प्रमेय का उपयोग करके। तो देखते हैं इस उत्पत्ति को। सबसे पहले हम एक आवेश लेते हैं +q आवेश। +q आवेश हमने एक O बिंदु पे रखा है और O बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं। O बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लिए हैं, जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इस P बिंदु को सम्मिलित करते हुए गाउसीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं। गाउसीय पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ है जिसका हम कल्पना करते हैं, और चूंकि कल्पना O बिंदु को केंद्र मानकर किया गया है तो गाउसीय पृष्ठ हम लोगों ने ये दर्शा दिया है। यहाँ पे लिखा गया है कि मानना कि एक बिंदु आवेश +q बिंदु O पर रखा गया है, जो कि इस चित्र में दिख रहा होगा। इसके बाद निर्वात में रखा गया है, निर्वात में वायु में। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। अब क्या कर रहे हैं कि इस बिंदु P को सम्मिलित करते हुए बिंदु O को केंद्र मानकर हम O बिंदु को केंद्र मानेंगे और एक गाउसीय पृष्ठ, गोलीय गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा। ये आपको ये गाउसीय पृष्ठ है, ये गाउसीय पृष्ठ है। अब देखते हैं कि बिंदु P पर Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए इस बिंदु पर इस आवेश के चलते जो भी इसका विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा वो इस बिंदु के लंबवत होगा, जो कि हमने इस सरल रेखा से दर्शाया है। अर्थात इस बिंदु से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी दिशा यहाँ से लंबवत है, जो कि तीव्रता O से P की दिशा की ओर है, जो पृष्ठ के लंबवत है। ये जो पृष्ठ देख रहे हैं आप लोग, इस पृष्ठ के लंबवत है। अब बिंदु O पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। यहाँ पे हम एक रचना करेंगे, बहुत छोटी क्षेत्रफल लेंगे और उस क्षेत्रफल का सदिश क्षेत्रफल हमेशा उस तल के लंबवत होता है। कहने का मतलब है कि हम एक अगर कोई भी पृष्ठ ले लें और इस पृष्ठ को हमने अगर dA पृष्ठ कहा है तो इस dA पृष्ठ का हम सदिश क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और वो कैसा होता है, किस दिशा में होता है, तो इस पृष्ठ के सीधे लंबवत होता है ये dA सदिश, ये पृष्ठ के लंबवत। तो इस P बिंदु पर dA है और dA का जो सदिश क्षेत्रफल की दिशा होगी वो भी E वेक्टर की दिशा में ही होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस dA जो हमने ये अवयव माना है dA, तो क्या करेंगे कि अतः क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होती है आप लोग पढ़ चुके होंगे। विद्युत फ्लक्स किसी भी बंद क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
तो ये अगर डीए एक क्षेत्रफल लिए है, डी एक क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल से इस आवेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं उत्पन्न होंगी वो इस क्षेत्र से कितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पार कर रही है, इसकी फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ चुका होगा। चूंकि हम लोग डीए क्षेत्रफल के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो विद्युत फ्लक्स का मान निकलेगा वो निकलेगा डी फाई के रूप में, अर्थात डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी ए। चूंकि ये दोनों सदिश राशि है तो ई वेक्टर डॉट का डी ए वेक्टर। अब जब डॉट प्रोडक्ट का क्रियाक्रम करते हैं तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा आता है। अब ये थीटा क्या है, तो थीटा है डीए वेक्टर तथा ई वेक्टर के बीच का एंगल। अब चूंकि ई वेक्टर भी उसी दिशा में है और डीए वेक्टर भी उसी दिशा में है तो इसके बीच का जो एंगल होगा, कोण होगा, वो थीटा का मान कितना होगा, वो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। अतः हम 0 डिग्री इस थीटा के जगह पे अगर पुट करते हैं, चूंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन डी फाई ई इज इक्वल टू ई ए डी ए कॉस 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, आप सभी को पता होगा, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। अगर cos 0 डिग्री का मान 1 है तो ये 1 हो गया। यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहां से हमें प्राप्त हुआ डी फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी, ई इंटू डी। अब इसको समीकरण 1 कर देते हैं। चूंकि हमको ये विद्युत फ्लक्स प्राप्त हुआ है, वो विद्युत फ्लक्स जो है एक क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए प्राप्त हुआ है। हमें तो अब पूरा गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं कि संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अब संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ से, इस पूरे पृष्ठ से हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर यहाँ से हमको फाई का मान निकालना है तो यहाँ से अगर डी फाई ई को हम अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमको मान निकल जाएगा इसका फाई ई का। अतः क्या कर देंगे कि फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई। चूंकि ये क्लोज पाथ है इसलिए इस इंटीग्रल में हम क्लोज सर्कल दिखा देंगे। अब चलते हैं, मान को रखते हैं। अतः फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ ई इंटू डी ए, अब जो की बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है, ई वेक्टर का मान है, वो कांस्टेंट रहेगा। कभी भी किसी भी सकल सूरत में इसका मान बदलने वाला नहीं है। नहीं बदलेगा तो क्या कर देंगे, इस इंटीग्रल से इसको बाहर कर देंगे। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज पाथ इनटू डी ए। फाई का मान हमें इतना प्राप्त हुआ। और देखिए क्या है, अगर हम इस डीए क्लोज पाथ का इंटीग्रल निकालते हैं तो ये डीए का जो मान होगा क्लोज पूरे पाथ का, चूंकि ये एक गोला है, चूंकि ये क्या है, गोला है, तो इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा वही इस इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ डीए के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चूंकि हम कह देते हैं कि चूंकि इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ डीए इज इक्वल टू, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, तो गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये दूरी r है, सर्किल का रेडियस r है, इसलिए यहाँ हमने क्या लिया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि इस जगह पे इसका मान रखते हैं तो क्या निकल करके आता है कि फाई
E इज इक्वल टू फाई E इज इक्वल टू E इंटू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें प्राप्त होता है, ये हमें प्राप्त होता है। चलिए अब चूंकि हमने पढ़ा हुआ है, चूंकि हमें ज्ञात है, चूंकि हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है भैया? गाउस का प्रमेय। गाउस का प्रमेय क्या होता है? गाउस प्रमेय क्या करता है? किसी भी क्लोज पाथ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो बराबर होता है किसके? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बराबर होता है इसके। तो फाई E की जगह पे हम अगर Q बटा में एप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा Q बटा में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम E का वैल्यू निकाल देते हैं, जिसको निकालना है उसको उस अकेले में रखिए साइड में, और इसको इधर बट्टा में लेकर के आइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बट्टा में 4 पाई और ये वाला एप्सिलॉन नॉट इंटू ये ऊपर में बचल है Q और ये बट्टा में आ गया आर स्क्वायर। ये हमें प्राप्त हो गया। अभी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिया। किस बिंदु पे? T बिंदु पे। यहाँ जगह बचा है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोग, यहाँ हम कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं। क्योंकि परीक्षण आवेश जो होता है बहुत छोटा आवेश होता है, उस आवेश को हम वहां पे रखेंगे। तो जैसे ही परीक्षण आवेश को रखेंगे यहाँ पे Q नॉट आवेश को यहाँ पे इसके चलते एक बल लगने लगेगा। तो हम क्या कर देते हैं कि यदि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखें तब क्या होगा? तो इस आवेश पर, इस Q नॉट आवेश पर, इस Q आवेश के चलते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े होंगे आप लोग, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू F बटा में Q नॉट, यहाँ से F बटा में Q नॉट। अब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दोनों किस बिंदु पर? P बिंदु पर। तो अब अगर इसको हम यहाँ समीकरण 1 माने हुए हैं, यहाँ समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 कह देते हैं। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से हमें क्या प्राप्त होगा? E के मान को हम बराबर कर देते हैं, दोनों E है तो E की जगह पे यहाँ पे F बटा में Q नॉट इज इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और बटा में आर स्क्वायर। अब यहाँ से आराम से आप F का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम इसमें ले लेते हैं, जगह का अभाव है, तो यहाँ से F का मान हमको निकालना है। तो F इज इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और 1 हो गया Q नॉट और बटा में आर स्क्वायर। यही क्या है? कूलाम नियम। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा क्लियर कराया हुआ टॉपिक अच्छा से कवर होगा। अगर समझ में नहीं आवा तो एक बार इस वीडियो को पुनः से देखिएगा और अच्छा से आपको क्लियर हो पाएगा। बस, जय हिंद।